नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर। दोस्तों, हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम बैच को शुरू किया हुआ था, जिसमें हम प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कवर कर चुके थे और 1 या 2 क्लास में हमारा मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास भी कवर हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे किसके बारे में, तो मैंने आपको पढ़ाया था हुमायूं के बारे में, और उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बाबर के बारे में। बाबर जिसने लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत जिले में लड़ा गया था, और उसी में जीत जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उसी बाबर के द्वारा जो है शुरुआत की जाती है या स्थापना की जाती है मुगल साम्राज्य की। तो आप मुझे बताइएगा कि पानीपत के पहले युद्ध में विजय होने के बाद जो बाबर है, जिसे आप जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा किस चीज़ का निर्माण करवाया गया था, ये आप हमें बताएंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हुमायूं का बेटा हुआ, जिसे आप अकबर या बहरुद्दीन या जलाल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज दोस्तों हरियाणा और मुगल साम्राज्य में हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे आज अकबर की, और अकबर के साथ ही हम आज की क्लास में कवर करेंगे जहांगीर को। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अकबर की। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था बाबर के बारे में, किसके बारे में हम बात कर चुके थे, तो मैं आपको बाबर के बारे में पढ़ा चुका था, और बाबर के बाद मैंने आपको पढ़ाया था हुमायूं के बारे में, और मैंने आपको पढ़ाई थी हुमायूं की मस्जिद। तो आप वो भी हमें बताएंगे कि हुमायूं की मस्जिद कहाँ पे पड़ती है। और याद रखिएगा, जिस समय हुमायूं शासन कर रहा था उसी समय आक्रमण होता है किसका, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सूर्यवंश का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ था, तो मैंने आपको पढ़ाया था शेरशाह सूरी के बारे में। और शेरशाह सूरी जो कि हरियाणा के नारनौल से संबंध रखता था, क्योंकि उसके दादा इब्राहिम खान सूरी जो है वो भी कहाँ से थे, तो वो नारनौल से संबंध रखते थे, और उनका मकबरा भी नारनौल में है। हुमायूं के बाद अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अकबर है इसे आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि यह एक अनपढ़ शासक हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो याद रखिएगा ये एक अनपढ़ शासक हुआ करता था। और याद रखिएगा, इसी अकबर का जो जन्म है, इसका जो जन्म है वो हुआ था 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर सियालकोट के घर इसका जन्म हुआ था। और आप याद रखेंगे कि इसके जो पिता थे उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था, तो वो था हुमायूं। और इसी की माता जो थी उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इसकी माता का नाम था। राणा वीर सियालकोट के यहाँ पे जन्म हुआ था। और आप याद रखेंगे कि जो अकबर है इसको बचपन में किस नाम से जाना जाता था, तो आप याद रखिएगा इसे बचपन में जाना जाता था जलाल के नाम से। किस नाम से, जलाल, या इसे कहा जाता था बहरुद्दीन। क्या कहा जाता था, तो इसे ही कहा जाता था जलाल, जिसके कारण आगे चलकर ये जाना गया जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से। और दूसरा आप याद रखेंगे, इसे ही कहा गया बहरुद्दीन। अकबर की हम बात कर रहे हैं। अकबर जो 15 अक्टूबर 1542 को जन्मा था राणा वीर सियालकोट के यहाँ पंजाब में। क्यों, क्योंकि इसका जन्म पंजाब में इसलिए हुआ था क्योंकि सूर्यवंश के शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था, तो उस समय हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, और वो राणा वीर सियालकोट के यहाँ पे जाके शरण लेता है। 1556 में मैंने आपको बताया था कि उसके द्वारा दोबारा से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया जाता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे अकबर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर के द्वारा जो है वो लड़ा गया था कौन सा, तो इसने लड़ा था पानीपत का दूसरा युद्ध। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई या पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। और मैंने आपको बताया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो युद्ध है ये 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर
1556 को लड़ा गया। 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत जिले में दो सेनाएं आमने सामने आई, जिसमें एक सेना तो थी वो अकबर की थी, एक सेना थी अकबर की, और अकबर के सामने जो युद्ध लड़ रहा था वो था हेमू। कौन था? वो था हेमू। और इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था या इसका जो संरक्षण करता था उसका नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसका नाम था बैरम खान। क्या नाम था? तो इसका नाम था बैरम खान। और इसी बैरम खान ने अकबर की ओर से युद्ध का नेतृत्व किया था, और ये क्या हो गया था, इस युद्ध में जीत गया था। और कौन हार गया था? तो इसके अंदर हार गया था हेमू। कौन हार गया था? हेमू। एक नया व्यक्ति या एक नया किरदार आपके सामने आया जिसका नाम है हेमू। हेमू जो है इसी को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य टोटल 14 हुए थे, उसमें से एक ये हेमू भी था जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जन्मा था। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हेमू से। अगर पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आया तो जाहिर सी बात है वो हेमू से भी क्वेश्चन उठाएगा। चलिए हेमू के बारे में हम बात करते हैं कि ये हेमू है क्या आखिर में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो नाम था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो नाम था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखता है। कहाँ से संबंध रखता है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। दूसरा आप याद रखिएगा, हेमू जो है ये 7 अक्टूबर 1556 को, कब? 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। कहाँ पर बैठा था? तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन इसी ने किया था। सबसे कम समय तक शासन, और ये फैक्ट है, और एग्जामिनर आपसे जब भी पूछेगा तो फैक्ट ही पूछे जाएंगे। अब मैंने कहा सबसे कम समय तक इसने शासन किया, तो वो सबसे कम समय कितना रहा होगा सर? तो वो था 28 दिन। कितना रहा? वो रहा था दोस्तों 28 दिन। उसके बाद आप याद रखिएगा कि ये जो हेमू है ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखता था। और आपसे कई बार पूछा जाता है, बताइए हेमू दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले क्या काम किया करता था? तो आप बताएंगे ये नमक बेचा करता था, ये नमक का व्यापारी हुआ करता था, इसीलिए इसे हम बोलते हैं नमक व्यापारी। उसके बाद आप याद रखिएगा कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए हेमू की हवेली कहाँ पर है? तो याद रखिएगा हेमू की जो हवेली है ये कुतुबपुरा में है। और यही जो कुतुबपुरा है ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो हेमू है ये था अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। तो आपसे कई बार पूछा गया है, बताइए अंतिम हिंदू शासक कौन रहा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो वो भी हेमू था। क्वेश्चन दो तरह से बनेंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तब आप आंसर करेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य। लेकिन आपसे पूछे, बताइए उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन सा रहा? तो उत्तर भारत का जब भी आपसे पूछा जाएगा तब आप आंसर करेंगे हर्षवर्धन। क्या आंसर करेंगे? हर्षवर्धन आंसर करेंगे। और याद रखिएगा ये एक हिंदू शासक था। और आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि की जाती है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी चिता को अग्नि दी जाती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा हिंदू शासक है जिसका क्या बनाया गया? जिसका मकबरा बनाया गया था, टॉम्ब बनाया गया था। तो याद रखिएगा एकमात्र हिंदू शासक जिसका क्या बनाया गया था? तो आप याद रखेंगे इसका बनाया गया था मकबरा। और इसका जो मकबरा है ये पड़ता है सोदापुर में। तो आप कहोगे सर सोदापुर कहाँ है? तो भाई पानीपत में ये लड़ाई हुई है तो इसका मकबरा भी कहाँ बनाया जाएगा? पानीपत। तो ये जो सोदापुर है ये पड़ता है पानीपत जिले में। कहाँ पे पड़ेगा? पानीपत जिले में पड़ता है आपका सोदापुर। और अगर आपसे पूछ ले, बताइए सोदापुर किस नेशनल हाईवे पे है? तब आप आंसर करिएगा NH44 पे है। कौन से पे पड़ता है ये? तो ये NH44 पे पड़ता है। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हेमू से पूछे जाएंगे। हेमू से अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों तो वो आपसे पूछेगा, बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में किस शख्स की हार हुई थी? तो आप आंसर करेंगे हेमू।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए हेमू का संबंध कहाँ से है? आंसर करिएगा रेवाड़ी जिले से है। तीसरा क्वेश्चन, बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन रहा? हेमू। कितने दिन? 28 दिन। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले हेमू क्या काम किया करता था? तब आप आंसर करेंगे कि वह नमक बेचा करता था, वह नमक का व्यापार किया करता था, इसीलिए हम उसे नमक व्यापारी बोलते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताइए हेमू की हवेली कहाँ पर है? आंसर करिएगा कुतुबपुरा रेवाड़ी में। फिर आपसे पूछेगा अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, आंसर करिएगा हेमू। और ऐसा हिंदू शासक जिसका मकबरा बनाया गया वो भी हेमू रहा, और इसका जो मकबरा बनाया गया वो सोदापुर पानीपत में पड़ता है, जो कि हरियाणा के नेशनल हाईवे 44 पे है। इतने से क्वेश्चन आपसे हेमू से बनेंगे ही बनेंगे, और ये आपको याद भी रखने हैं। चलिए दोस्तों, नाम आया है अकबर का, तो अकबर को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में यहाँ पे, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अकबर है इसके द्वारा बनाई गई थी रेवाड़ी की लाल मस्जिद। क्या बनवाई गई थी? तो याद रखिएगा, तो इसने बनवाई थी रेवाड़ी जिले में लाल मस्जिद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए लाल मस्जिद कहाँ पे पड़ती है? तो आप आंसर करेंगे रेवाड़ी में। और इसी लाल मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? तो वो करवाया गया था अकबर के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए लाल मस्जिद कहाँ पे है? तो आप आंसर कर देते हैं क्या? रेवाड़ी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए रेड मस्जिद कहाँ पे है? तब आप जो आंसर करेंगे वो होगा आपका हरियाणा का रोहतक जिला। कौन सा होगा? तो वो होगा आपका रोहतक जिला। दो क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अब आप कहोगे सर रेड मीन्स भी तो लाल होता है। हाँ भाई, ये लाल होता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, बताइए रेड मस्जिद कहाँ है? तब आप रोहतक करेंगे। लेकिन वो आपसे पूछेगा लाल मस्जिद कहाँ पर है? तब आप आंसर करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो अकबर है, इसी अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था। क्या चलाया गया था? तो इसके द्वारा एक धर्म चलाया गया जिसका नाम था दीन ए इलाही। कौन सा धर्म था? दीन ए इलाही धर्म, या इसे ही हम कई बार बोलते हैं तौहीद ए इलाही। क्या बोलेंगे? तो ये था तौहीद ए इलाही। अब दीन इलाही या तौहीद इलाही एक धर्म चलाया गया जो अकबर ने चलाया था। इस धर्म के अंदर क्या था कि जब भी आपके सामने जो मुगल सम्राट है वो आपके सामने आएगा, तो आपको जो है अपनी पगड़ी को उतार कर वो उस राजा के चरणों में धरनी होगी या रखनी होगी। और फिर वो राजा जो है वो अपनी पगड़ी को उठाकर या उसकी पगड़ी को उठाकर उसके सर पे क्या करेगा? रखेगा। तो आप लोग जानते हो कि पगड़ी जो होती है ये सर का ताज होती है, और हरियाणा के अंदर तो सबसे बड़ा ताज या सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट की जाती है वो पगड़ी की है, इसीलिए। लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये थी कि अकबर ने ये धर्म सभी के लिए कंपलसरी नहीं किया था। अगर किसी की इच्छा है तो वो धर्म को अपना सकता है, वरना किसी के लिए ये अनिवार्य है या कंपलसरी नहीं किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था या कौन सा ऐसा हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था? तब आप आंसर करेंगे कि दीन इलाही धर्म जो है ये अपनाया था बिरबल ने। किसने अपनाया था? तो ये धर्म अपनाया गया था बीरबल के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? बीरबल के द्वारा। चलिए, बीरबल का नाम आया है तो आप लोग जानते हो बीरबल कौन था? बीरबल जो था वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। आप जानते हो कि बीरबल के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें बीरबल था, तानसेन था, टोडरमल था और मुल्ला दो प्याजा था। इसी तरह इसके दरबार में टोटल नवरत्न यानी 9 रत्न रहा करते थे। चलिए, बीरबल का नाम आया तो ये हरियाणा से संबंध रखता है, इसी की कहानी को डिस्कस करते हैं। बीरबल से भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। चलिए, बीरबल की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, बीरबल जो है इसके बचपन का नाम जो था, इसे बचपन में महेश दास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महेश दास। तो कई बार आपसे पूछा गया है, बताइए बीरबल के बचपन का नाम। आंसर करिएगा महेश दास।
दूसरा याद रखिएगा कि बीरबल का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा इसका जन्म जो है ये नारनौल में हुआ था, और ये नारनौल जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। यही नारनौल जो कि नर राष्ट्र के नाम से, जरई के नाम से या नंदीग्राम के नाम से पहले जाना जाता था। महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो यही इसी नारनौल में पड़ता है। तो याद रखिएगा इसी नारनौल में जन्मा था बीरबल, जिसे बचपन में महेश दास कहा करते थे। और याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए बीरबल का छत्ता कहाँ पर है। तो याद रखिएगा जो बीरबल है इसी का एक छत्ता है जहां पर ये अक्सर जाया करता था। और इसी बीरबल का जो छत्ता है ये नारनौल में ही है। कहाँ पर है, तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बीरबल का छत्ता, छत्ते का मतलब आप जानते हो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा क्या, जहाँ पर मधुमक्खियाँ क्या है आपस में भिनभिनाती रहती हैं, ये चारों तरफ मंडराती रहती हैं। उसी प्रकार क्या था, बीरबल जो है नारनौल में अक्सर एक स्थान पर जाया करते थे, इसीलिए इसे कहा गया कि ये तो क्या है, बीरबल का छत्ता है। और इसी बीरबल के छत्ते का निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया, तो इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जो शाहजहां का दीवान था। कौन था वो, तो वो शाहजहां का दीवान था जिसका नाम था राय मुकुंद दास। जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था राय मुकुंद दास। और जब राय मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया तो इसी को कहा जाने लगा क्या, राय मुकुंद दास का छत्ता। इसे क्या कहा जाने लगा, तो इसे कहते हैं हम राय मुकुंदास का छत्ता भी सही कहा जाता है। तो दोनों चीजें एक ही है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। वही बात यहाँ पे लागू होती है कि बीरबल का छत्ता ही राय मुकुंदास का छत्ता है और राय मुकुंदास का छत्ता ही क्या है, बीरबल का छत्ता। दोनों एक ही चीज है। चलिए अब एक क्वेश्चन और बनेगा आपका बीरबल से, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए बीरबल का रंग महल कहाँ पे पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि बीरबल का जो रंग महल है ये पड़ता है बूढ़िया में। कहाँ पे पड़ता है, बूढ़िया। और ये बूढ़िया कहाँ पे पड़ता है, तो ये यमुनानगर जिले में पड़ता है। कहाँ पे है, यमुनानगर जिले में है। तो बीरबल, और आपसे याद रखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप याद रखिएगा कि एक यूसुफ जई नामक कबीले के साथ जब बीरबल लड़ रहा था तो उसी दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। बीरबल से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यही क्वेश्चन बनेंगे। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, बीरबल का जन्म नारनौल महेंद्रगढ़ में, बीरबल का छत्ता भी नारनौल में, इसका निर्माण करवाया था किसने, राय मुकुंद दास ने। राय मुकुंद दास कौन था, शाहजहां का दीवान था, और इसीलिए इसे क्या बोला गया, राय मुकुंद दास का छत्ता। बीरबल का रंग महल जब भी पूछा जाए तो बूढ़िया यमुनानगर में। फटाफट आप लोग इतनी सी बातें नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक दो पॉइंट जो है हमारे इंपॉर्टेंट वो अकबर से रिलेटेड हम आगे कवर करेंगे। फटाफट इसको नोट करिए। चलिए हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में, तो मैंने कहा कि अकबर के क्या थे, नवरत्न थे, और इन्हीं नवरत्नों में दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। चलिए दो बीरबल के नवरत्नों की हम बात कर रहे थे। तो नवरत्नों की अगर आप बात करें तो मैंने आपको नाम बता दिए, लेकिन नवरत्नों में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें एक तो था बीरबल जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा आप याद रखेंगे टोडरमल का नाम। किसका नाम याद रखेंगे आप, तो आप याद रखिएगा टोडरमल का नाम। टोडरमल का नाम मैंने इसलिए बताया है, टोडरमल का नाम सुनते ही उसका दिमाग काम करने लग गया होगा जिसने 2021 में जो जनवरी में एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का, और उसने वो पेपर दिया होगा, तो वहां पर एक क्वेश्चन था टोडरमल से, इसीलिए टोडरमल पढ़ना जरूरी है। तो याद रखिएगा टोडरमल जो है ये अकबर का क्या हुआ करता था, तो वित्त मंत्री हुआ करता था, अकबर का दीवान हुआ करता था, वित्त मंत्री हुआ करता था उस समय। और याद रखिएगा इसी टोडरमल के द्वारा एक पद्धति अपनाई गई थी। क्या अपनाई गई, एक पद्धति अपनाई गई थी जिसका नाम था दहशाला पद्धति। क्या नाम था, इसका नाम था दहशाला। और ये दहशाला क्या होती है सर, तो याद रखिएगा दहशाला जो है ये भूमि कर की क्या था, भूमि पर लगने वाला एक कर था।
भूमि पर लगने वाला जो कर था उसे तय करने के लिए एक पद्धति अपनाई गई थी जो थी दहशाला पद्धति। तो आपसे पूछा गया था, बताइए दहशाला पद्धति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा अपनाई गई थी। दहशाला पद्धति होती क्या है? तो भूमि पर जो कर लगाया जाता है उसी को तय करने के लिए किस पद्धति को अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था दहशाला पद्धति को। किसको अपनाया गया? दहशाला पद्धति। और उसके अलावा आप लोग याद रखिए अकबर से कि मैंने आपको जब पढ़ाया था फिरोज शाह तुगलक, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हिसार ए फिरोजा, यही पढ़ाया था। और आपको बताया भी गया था कि जो ए फिरोजा शब्द है, इसी ए फिरोजा शब्द को हटाया गया था। और इस शब्द को हटाया था किसने? तो वो भी हटाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा हटाया गया? तो वो भी अकबर ने, क्योंकि बार बार ए फिरोजा शब्द बोलकर अकबर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। और जब वो इरिटेट हुआ तो उसने क्या किया? उसने कहा चलो हटाओ इस नाम को और इसे सिर्फ और सिर्फ रहने दो हिसार। उसके बाद अगर आपसे अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए अकबर के समकालीन कौन थे? या अकबर किसके समकालीन था? समकालीन होता है कंटेम्प्रेरी, और आप लोग जानते हो समकालीन का मतलब क्या होता है? यानी कि जिस समय मैं आप लोग पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेरे समकालीन हो, या फिर जिस समय मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कोई टीचर और कहीं पर भी पढ़ा रहा होगा तो वो भी मेरे क्या होगा? समकालीन होगा। तो याद रखिएगा अकबर जो है ये समकालीन था किसके? सूरदास के समकालीन था। किसके समकालीन था? सूरदास के समकालीन था। और सूरदास के बारे में आप लोग जानते हो, इसका जो जन्म है ये हुआ था सिही गांव फरीदाबाद। सिही गांव, और ये सिही गांव कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद में पड़ता है आपका सिही गांव। सूरदास से क्वेश्चन बनेंगे और पूछा जाएगा, बताइए सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आप आंसर करिएगा कि सूरदास जो सिही गांव में जन्मा था उसी ने लिखी थी सूर सागर। कौन सी लिखी? सूर सागर लिखी। इसी ने लिखी साहित्य लहरी। इसी ने लिखी थी कौन सी? तो आप आंसर करेंगे सूर सारावली। सूर सारावली, ये तीनों की तीनों रचनाएं सूरदास की है। सूरदास जो है ये ब्रज भाषा में लिखा करते थे। किस भाषा में लिखा करते थे? ब्रज भाषा में। और सिही जो गांव है इसे ही कहा जाता है क्या? तो साहित्यकारों का आराध्य स्थल। तो आपसे कई बार ये भी उपनाम पूछ ले जाएगा, बताइए सिही गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसे कहा जाता है साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है, क्योंकि इसी में एक व्यक्ति जिसका नाम था सूरदास जो कि जन्मा था और जिसने कई रचनाएं लिखी, जिसमें सूर सागर थी, साहित्य लहरी थी, सूर सारावली थी। तो ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए अकबर जो है इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तब आप लोग आंसर करेंगे कि 1605 में इसी अकबर की जो मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी जो डेथ हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी। और याद रखिएगा 1605 में इसे सिकंदरिया में दफनाया गया था। कहाँ पर? सिकंदरिया। और ये सिकंदरिया है ये यूपी में पड़ता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, बताइए अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तब भी आप लोग आंसर कर दीजिएगा कि इसका जो मकबरा है ये सिकंदरिया में पड़ता है। और सिकंदरिया कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको सारे के सारे कवर कर दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको करके देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी रहेगी मेरी। चलिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया उसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर के बाद हुमायूं, उसी के साथ मैंने आपको शेरशाह सूरी कवर करवाया था। आज की क्लास में मैंने आपको कवर करवा दिया जिसे आप लोग अकबर के नाम से जानते हो, बचपन में जिसे जलाल या बहरुद्दीन कहा गया। कभी भी इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जाएगी, ना कभी इसका कोरोनेशन पूछा जाएगा या राज्याभिषेक। अच्छा, राज्याभिषेक के बारे में आप एक बात और याद रखिएगा, इसका जो राज्याभिषेक है, इसका जो राज्याभिषेक है जिसे आप लोग कोरोनेशन बोलते हो वो हुआ था कब? तो आप आंसर कर रखिएगा कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में हुआ था। कलानौर
पंजाब में हुआ था। कभी आपसे इसकी डेट नहीं पूछी जाएगी, बस इतना याद रख लीजिएगा कि पंजाब में इसका कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा जाएगा, पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था, कब लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो बैरम खान लड़ रहा था। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे गए तो आपसे पूछा जाएगा बीरबल के बारे में, तो बीरबल का रंग महल याद रखिएगा, बीरबल का छत्ता याद रखिएगा, राय मुकुंद दास का छत्ता याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दहशाला पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया था कि दहशाला पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो टोडरमल के द्वारा। टोडरमल कौन था, तो अकबर का दीवान हुआ करता था, नवरत्नों में से एक था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ए फिरोजा शब्द किसने हटाया, अकबर ने हटाया था। और अकबर किसके कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था, तो सूरदास के था, जो कि सिही गांव फरीदाबाद में जन्मे थे। ब्रज भाषा के एक क्या थे, लेखक थे, एक कवि थे, एक साहित्यकार थे। और इसीलिए सिही गांव को कहा जाता है साहित्यकारों का आराध्य स्थल। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली इनकी रचनाएं थी। जैसे मैंने आपको हर्षवर्धन पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली के बारे में। उसी तरह सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये रचनाएं हैं किसकी, सूरदास की। आपसे बार बार एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है, तो आपको इतनी सी बातें याद रखनी। चलिए आज की क्लास को हम हमारे लिए यहीं पर ही खत्म करते हैं, और दोस्तों कल की क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य के बारे में ही। लेकिन कल की क्लास में आपको बताएंगे फरीदाबाद के बारे में कि फरीदाबाद की स्थापना किस प्रकार हुई। फिर आपको हरियाणा के ताजमहल में घुमाएंगे जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जिसे आप शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से जानते हैं। तो कल की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। जैसे भारत का ताजमहल एक अजूबा है, उसी प्रकार हरियाणा का ताजमहल है, उसके बारे में आपको बताएंगे, उसमें भी आपको घुमा कर लाएंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में मिलते हैं उसी टाइम। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।